बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं इमरान ख़ान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका फिर से वेलकम करता हूँ। नेमिंग रिएक्शन चल रहा था और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नीट, जेई एडवांस या मेंस, या फिर आप ये समझिए एम्स, यानी ऑलमोस्ट जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो रिएक्शन इधर 4-5 सालों में देखा जा रहा है उसमें अल्डोल कंडेंसेशन और उसके एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, या तकरीबन ये कहूँ मैं हर साल पूछे गए हैं। तो आज हम लोग डील करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन को। हालांकि रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने इस रिएक्शन को डिटेल में पहले ही पढ़ रखा है, लेकिन रिवीजन क्लास है, मैं दोबारा से आपको, चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसलिए पढ़ा देता हूँ। तो अल्डोल कंडेंसेशन में पहले ही आप इस बात की तरफ ध्यान दें कि अल्डोल अलग चीज़ है, कंडेंसेशन अलग चीज़ है। अल्डोल को बाद में बताएंगे। कोई भी रिएक्शन जिसमें कंडेंसेशन वर्ड रहे, कंडेंसेशन का मतलब समझा कीजिए रिलीज ऑफ a small group like water, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, अमोनिया गैस, एक्सेट्रा। यानी कंडेंसेशन क्या है वो समझिए। पॉलीमर में भी पढ़ाया गया होगा आपको कंडेंसेशन पॉलीमर। तो दो बड़े बड़े मॉलिक्यूल, या यूँ सिंपली कहिए दो मॉलिक्यूल जब आपस में कंबाइन करते हैं और एडिशन होता है इनका, तो एडिशन होने में ए स्मॉल फ्रैक्शन का निकल जाना कंडेंसेशन कहता है। अगर कुछ भी ना निकले तो सिंपली एडिशन रिएक्शन होगा। यानी एडिशन रिएक्शन और कंडेंसेशन में बेसिकली फ़र्क यही है कि दो चीज़ें जब भी ज्वाइंट हो और कुछ भी रिलीज ना हो तो एडिशन, कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपने दो चीज़ों को ऐड किया और ऐड होने में कुछ कंपाउंड जो बहुत छोटे साइज़ के थे निकल गए तो उसको कंडेंसेशन कहेंगे। तो इसका मतलब कंडेंसेशन का मतलब हो गया दो चीज़ें कंबाइन करेंगी, एक छोटा सा टुकड़ा निकल जाएगा और उसके निकलने के बाद ही चीज़ें कंबाइन करेंगी। तो ये तो लफ्ज़ है कंडेंसेशन का। नाम से पता चल रहा है एल्डोल, ये दो फंक्शनल ग्रुप से मिलकर बना है। एक है एल्डिहाइड और ओल का मतलब है एल्कोहल। दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एल्कोहल और एल्डिहाइड। अच्छा, इन जनरल इसको एल्डिहाइड कहा गया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे प्रोडक्ट में फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड ही मिले। हो सकता है आपको कीटोन मिले, मुमकिन है। तो कीटोन या एल्डिहाइड में से कोई एक रहेगा और दूसरी तरफ एल्कोहल रहेगा। यानी एल्कोहल प्लस एल्डिहाइड इज एल्डोल, या एल्कोहल प्लस कीटोन इज कॉल्ड अल्डोल। तो इतना तो ये लफ्जी मीनिंग था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अल्डोल एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन। तो अब हम लोग यहां से रिएक्शन को पढ़ना शुरू करेंगे कि अल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है। तो आप समझिए, सबस्ट्रेट हम लोग रखते हैं अल्फा हाइड्रोजन कार्बोनाइल ग्रुप। कार्बोनाइल यही है एल्डिहाइड या कीटोन। कार्बोनाइल ग्रुप का मतलब हो गया या तो एल्डिहाइड रहेगा या कीटोन रहेगा। एल्डिहाइड के साथ अल्फा हाइड्रोजन हो या कीटोन के साथ अल्फा हाइड्रोजन हो। अल्फा हाइड्रोजन हम लोगों ने डील कर रखा है। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन होंगे उसको हम लोग अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, और वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन जो होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ होगा। यानी फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन
सिंगल बॉन्डेड होना चाहिए और उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, उसी को अल्फा हाइड्रोजन हम लोग कह रहे हैं। हम लोगों ने टॉटोमेरिज्म में भी देखा था। उसके अलावा आप याद कीजिए, हम लोगों ने जब बात की थी कार्बोक्सिलिक एसिड में नेमिंग रिएक्शन की, HVZ हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, उसमें भी अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। GOC में तो अल्फा हाइड्रोजन की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हम लोग इसी अल्फा हाइड्रोजन पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसको हाइपर कॉन्जुगेशन से देखते थे, या फिर स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन को देखते हैं। खैर, तो सबस्ट्रेट आपको लेना है अल्फा हाइड्रोजन वाला एल्डिहाइड या कीटोन। रिएजेंट जो होते हैं वो यहाँ पर होता है बेस। बेस ही प्रोटॉन को, हाइड्रोजन जो है ना यहाँ पर, वो प्रोटॉन के फॉर्म में है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, या यूँ कहो कि बेस वो होता है जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। तो बेस का इस्तेमाल करते हैं। बेस में जनरली जो हम लोग लेते हैं वो लेते हैं डाइल्यूट NaOH। कोई कहे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं ले सकते, तो हाँ ले सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप NaOH और KOH अच्छा बेस माना जाता है, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही बेस ले सकते हैं आप। सेकंड ग्रुप में आइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेस है बेटा, जिसका हम लोग इस्तेमाल किया करते हैं। तो बेस होगा और ये सबस्ट्रेट होगा। प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट एल्डोल बनता है। अच्छा, एल्डोल को अगर अब डिफाइन करें तो हम कहेंगे बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, यानी बीटा पोजीशन पे हाइड्रोक्सी होना चाहिए। ये अल्डोल बन गया। तो इतनी बातें आप अभी नोट कर लें, उसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगा, फिर आपको रिएक्शन और उसके मैकेनिज्म पे बात करेंगे। बहुत आसान रिएक्शन होता है, इतना मुश्किल रिएक्शन नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम लोग एक एक मैकेनिज्म, एक एक टर्म को समझते हुए चलेंगे। नोट्स के तौर पे पहले ही आप कुछ बातें लिख लें, समझ में आपको बाद में आएगा कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों लिख रहा हूँ। तो देखो, अल्डोल कंडेंसेशन को मैं दो हिस्सों में बांटूंगा। एक रिएक्शन को मैं कहूँगा सिर्फ अल्डोल, अल्डोल रिएक्शन, और दूसरी तरफ कहूँगा अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। स्टार्ट करते हैं। पहला, सबस्ट्रेट। देखो, अल्डोल के अंदर सबस्ट्रेट आपको चाहिए 1 अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोन, जबकि अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको चाहिए 2 अल्फा हाइड्रोजन एल्डिहाइड या कीटोन। पहला डिफरेंस, कंडेंसेशन के लिए वी नीड 2 अल्फा हाइड्रोजन, वेयर एज अल्डोल के लिए सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन। दूसरा, यहां पे रिएजेंट आपको चाहिए सिर्फ बेस, मतलब डाइल्यूट NaOH के साथ काम हो जाना है, KOH के साथ काम हो जाना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ काम हो जाना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ काम हो जाना है, बस
जबकि यहां पर आपको चाहिए डाइल्यूट NaOH, यानी बेस तो आपको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो फर्स्ट ग्रुप के बेस हो या सेकंड ग्रुप के बेस हो। इसके अलावा प्लस करके लिख रहा हूं मैं, आपको चाहिए हाइड्रोलिसिस करवाना एसिडिक मीडियम में, यानी या तो आप हाइड्रोलाइसिस करवा रहे हैं या नहीं तो सिंपली आप हीट कर रहे हैं। आपको हीट भी करना होगा। तो ये है हमारा बेसिकली डिफरेंस। अब जरा देखो यहां पर जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा ये प्रोडक्ट होगा अल्डोल, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, बीटा हाइड्रोक्सी। ये सबस्ट्रेट पे डिपेंड करेगा, अगर एल्डिहाइड था आपके इसमें सबस्ट्रेट में तो एल्डिहाइड मिल जाएगा, अगर कीटोन था तो कीटोन मिल जाएगा। जबकि यहाँ पर आपको मिलता क्या है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कीटोन। तो अल्डोल कंडेंसेशन अगर करवाना होगा तो प्रोडक्ट अलग है बेटा, और सिर्फ अल्डोल हुआ होगा तो प्रोडक्ट अलग है। इसीलिए मैंने लफ्जी मीनिंग शुरू में पढ़ाया। तो अभी तक मैंने कुछ समझाया नहीं है आपको, सिर्फ अल्डोल या अल्डोल कंडेंसेशन में डिफरेंसेस क्या है उसके की पॉइंट्स लिखवा दिए हैं कि आप इन पॉइंट्स को जहन में रखेंगे। जब पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे यहाँ पर आज, तो उसके बाद दोबारा आकर आप इन की पॉइंट्स पे देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम शुरुआत कर रहे हैं अल्डोल से। पहले हम अल्डोल देखेंगे, उसके बाद एक स्टेप आगे बढ़ जाएंगे तो अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कंडीशन वगैरह, कहाँ पर अल्डोल ही होगा, कहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन होगा, कहाँ पे दोनों होंगे, कहीं पर कुछ नहीं होगा। तो एक रिएक्शन से शुरुआत करते हैं और मैं पहले मैकेनिज्म पढ़ा दूंगा फिर शॉर्टकट में। तो याद रखो हम लोग रिएक्शन लिख रहे हैं CH3C डबल बॉन्डेड O और फिर H। ये हमारे पास एक एल्डिहाइड है, अगर आप नाम लिखना चाहें तो एसीटल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड कॉमन नाम है। वैसे IUPAC नाम है इसका इथेनॉल। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड। देखो अल्डोल होने के लिए शर्त ये है कि आपके पास एक कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। कार्बोनाइल फंक्शनल ग्रुप दो हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। यहाँ पे एल्डिहाइड लिया गया, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन होंगे। यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन हैं। सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन काफ़ी है अल्डोल कराने के लिए। उसके बाद 2 अल्फा हाइड्रोजन अगर होता तो इसमें अल्डोल कंडेंसेशन भी हो जाता, यानी यहाँ पे अल्डोल भी हो सकता है, अल्डोल कंडेंसेशन भी हो सकता है इसमें। तो करते क्या है वो सुनिए, इसका रिएक्शन करवाते हैं बेस के साथ। दिस इज बेस। क्या प्रोडक्ट बनेगा ये हमें देखना है। अल्डोल में क्या प्रोडक्ट बनेगा, फिर उसके बाद इसको जब हम हीट कर देंगे तो अल्डोल कंडेंसेशन में क्या प्रोडक्ट बनेगा। दिस इज अल्डोल, प्रोडक्ट ही अल्डोल बनेगा, और यहाँ पर रिएक्शन का नाम हो जाएगा अल्डोल कंडेंसेशन।
चलिए मैकेनिज्म पे बात कर लें। सबसे पहले क्या होता है ज़रा सुनो। सबसे पहले ये होता है, ये हमारे पास एसीटल्डिहाइड है, CH3CHO, एसीटल्डिहाइड। क्या मैं कह रहा हूँ, इसका हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बेस के प्रेजेंस में, NaOH। हमें अच्छे से पता है Na पे आता है प्लस चार्ज, OH पे माइनस चार्ज, क्योंकि बेस क्या करता है, बेस एक्वस मीडियम में, दिस इज डाइल्यूट, एक्वस मीडियम में बेस आर्हीनियस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से OH आयन रिलीज कर देता है। अब चूंकि ये बेस है तो बेस का काम क्या बताया था, बी से बेस, बी से बुलाना, बेस बुलाता है किसे, प्रोटॉन को, यानी H+ को। तो अब आप देखें ये एक एसिडिक हाइड्रोजन है जिसको आपने अल्फा हाइड्रोजन कहा था। ये कार्बन ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद देखो अल्फा हाइड्रोजन हटाना बहुत आसान है बेटा, इस कार्बन पर निगेटिव आ जाएगा। जब भी अल्फा हाइड्रोजन आप हटाते हैं तो आप समझिए कार्ब एनायन बनाते हैं। पूरी केमिस्ट्री में अगर आप गौर से देखें तो कार्ब एनायन दो ही जगह बनता है, एक जब भी अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट आता है वहां पर, चूंकि अल्फा हाइड्रोजन खुद को प्रोटॉन बनाकर अलग हो जाएगा यानी प्लस चार्ज, काउंटर में कार्बन पर आएगा माइनस चार्ज, बोले तो कार्ब एनायन बन जाएगा बेटा। दूसरी जगह जो कार्ब एनायन बनता है वो बनता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में, जैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, उसमें भी जो कार्बन होते हैं चूंकि वो मेटल के साथ जुड़े हुए होते हैं और मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का होता है, इसीलिए वो अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दे के चला जाता है। या आप इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी से देख लें, कार्बन नॉन मेटल है, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी पॉलिंग स्केल पर ज़्यादा है और मेटल की पॉलिंग स्केल पर इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है, तो कार्बन अपने शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे। तो कार्बन दो ही जगह निगेटिव बनेगा, एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, गिलमांस रिएजेंट, दूसरा अल्फा हाइड्रोजन के कॉन्सेप्ट में। तो जब भी बेस आए और अल्फा हाइड्रोजन हो, अच्छा अल्फा हाइड्रोजन हम लोगों ने कहा किसका था, अल्फा हाइड्रोजन याद रखो किसको कह रहे हैं, जो अल्फा कार्बन पे हो। अल्फा कार्बन किसको कह रहे थे, जो फंक्शनल ग्रुप से अटैच हो। फंक्शनल ग्रुप से अटैच होने पे फ़ायदा क्या है बेटा, फ़ायदा ये है कि ये चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, ये इस कार्बन पे आएगा, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसी को इनोलेट आयन कहते हैं। ये तो सिर्फ ये बताना हुआ मकसद कि ये वाला H निकलना आसान है। आसान इसलिए है कि जब इस पर निगेटिव चार्ज आएगा और ये निगेटिव चार्ज इस वाले कार्बन की तरफ और यहाँ पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा, तो ये कार्बन क्या न्यूट्रल हो गया। जब ये कार्बन न्यूट्रल हो जाएगा तो ये H+ को खींच ही नहीं पाएगा, यानी H+ का निकलना आसान तब होगा जब कार्बन का निगेटिव चार्ज गायब हो जाए, ख़त्म हो जाए। ये सब GOC में पढ़ाया गया है। तो याद रखिए ये रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से H+ को आराम से निकाल देता है। जैसे ही यहाँ से H+ जाता है तो आप समझिए ये अपना लोन पेयर इसको डोनेट कर रहा है। हमेशा दिखलाते हैं इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन, तो बेटा इलेक्ट्रॉन इसके पास है तो ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, इसके वैकेंट ऑर्बिटल को, और पहले स्टेप पर ही वाटर रिलीज हो जाएगा। दूसरी तरफ इस पर चूंकि निगेटिव चार्ज आ गया है और ये निगेटिव चार्ज माना मैंने कि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यहाँ से ये इस पर आएगा रेजोनेंस स्टेबलाइज। चूँकि पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं इसलिए मैं आपको बता दूं, रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ये। O पर आएगा निगेटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ CH2, फिर वापस ये ऑक्सीजन इधर, ये बॉन्ड इधर, ये शिफ्ट होकर ये बन जाएगा। मतलब ये प्रोसेस चलता रहता है। O अटैक करेगा इस कार्बन पर, पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। तो यही है रेजोनेंस, इससे ये बनेगा, इससे ये बनेगा। अब देखो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल चाहे ये रहे चाहे ये रहे, क्या ये निगेटिव चार्ज हैं? तो जवाब हुआ हाँ, ये निगेटिव चार्ज हैं। अब यहीं पे समझो ये न्यूक्लियोफाइल है।
अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होता है? अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो अनस्टेबल हो, क्योंकि जिस पर निगेटिव चार्ज अनस्टेबल होगा वही तुरंत देगा। तो हमें ये पता है कार्बन और ऑक्सीजन में अच्छा न्यूक्लियोफाइल ये है बेटा। ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल क्यों है? क्योंकि कार्बन पे निगेटिव चार्ज जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, और ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होते हैं। ये पढ़ाया गया है आपको चार्ज की स्टेबिलिटी ग्रुप में और पीरियड में। तो पीरियड में जब आप जाते हैं और निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी देखते हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होगा उस पर निगेटिव चार्ज स्टेबल माना जाएगा, और ग्रुप में तो साइज का फैक्टर है बेटा। तो ये याद रखिए, इन दोनों में ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, इसीलिए जब ये रिएक्शन करता है तो वो इस फॉर्म में पाया जाएगा, इस फॉर्म में नहीं पाया जाएगा। तो पहले स्टेप में आपने न्यूक्लियोफाइल जनरेट कर दिया, और उसमें भी दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं, मगर ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल माना जाएगा। अब देखो इस सब में हो क्या रहा है, पूरे अल्डोल वाले रिएक्शन में ये एक यूनिट नहीं लिया जाएगा या एक मॉलिक्यूल नहीं लिया जाएगा, कम से कम 2 मॉलिक्यूल। तो पहले मॉलिक्यूल पर न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया। अब सेकंड स्टेप पर क्या होता है, मैं वहां आ जाता हूं। सेकंड स्टेप, चलो यहीं दिखला रहा हूं। सेकंड स्टेप ये है, यही था हमारे पास एसीटल्डिहाइड। अब देखो बेस का आपने इस्तेमाल कर लिया है, बेस इस्तेमाल होकर वाटर फॉर्म कर चुका है, एक यूनिट न्यूक्लियोफाइल में जनरेट हो चुका है। अब क्या होगा कि ये जो दूसरा यूनिट है एसीटल्डिहाइड का, ये अल्फा हाइड्रोजन रिलीज नहीं करेगा बेटा। अल्फा हाइड्रोजन बेस के प्रेजेंस में ही रिलीज होता है। तो ये कहीं ना कहीं चूंकि कार्बोनाइल था, तो ये भी पढ़ाया गया है आपको कि कार्बोनाइल में क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होकर ऑक्सीजन खुद को निगेटिव और कार्बन खुद को पॉजिटिव, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो एक यूनिट तो आपका पहले से पाया जा रहा है इस फॉर्म में, और दूसरा बेस की वजह से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ, बेस की वजह से न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा, यानी सेकंड स्टेप पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको, CH2 कार्बन पे निगेटिव चार्ज, उसके साथ जुड़ा है एल्डिहाइड। क्या ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लाकर इसे दे देगा? चूंकि यही सबसे स्लोएस्ट स्टेप है, तो इसको कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जहां न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। तो अगर आपको रिएक्शन देखना है तो आपको न्यूक्लियोफाइल देखना होगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये अटैक नहीं करता है, ये अटैक करता है, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिसिटी कार्बन की ज़्यादा है देने की ऑक्सीजन के कंपेयर में। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, वो देता नहीं, वो तो लेता है, और यहाँ लिया ही है पाई बॉन्ड ब्रेक करके। तो कार्बन की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज़्यादा है, तो जो जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा बेटा, उतना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, उतना ज़्यादा अल्डोल कंडेंसेशन या अल्डोल वाला रिएक्शन होगा। या इस कार्बन पे जितना ज़्यादा प्लस चार्ज आ जाए, दोनों बात है, इस पर जितना ज़्यादा न्यूक्लियोफाइल जितना निगेटिव हो जाए या इलेक्ट्रोफाइल जितना पॉजिटिव हो जाए, रिएक्शन उतनी जल्दी होगा, उतना फास्ट होगा। तो ये वाला अटैक मारता है यहाँ पर। अगर सवाल ये स्लो रिएक्शन क्यों हुआ भाई, निगेटिव और पॉजिटिव और स्लो क्यों हुआ? स्लो इसलिए हुआ बेटा क्योंकि ये निगेटिव वाला पता है रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा था। ये अगर यहाँ पे रेजोनेंस नहीं होता तब तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल था, तुरंत अटैक मारता। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ। रेजोनेंस स्टेबलाइज होने की वजह से कार्बन पर निगेटिव चार्ज जब आएगा तभी वो मूव करेगा। दूसरी बात, यहाँ आप बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं, यहाँ बॉन्ड ब्रेक करवा रहे हैं और कार्बन पे एब्सोल्यूट प्लस चार्ज लेकर आ रहे हैं, इसमें भी टाइम लगता है, धीरे धीरे बॉन्ड ब्रेक होता है, ऑक्सीजन धीरे धीरे अटैक करता है बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को। तो इस पर प्लस चार्ज आने में टाइम लगता है, इस पर निगेटिव चार्ज आने में टाइम लगता है, चूँकि वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, यानी ये स्लो अप्रोच है, ये स्लोएस्ट स्टेप वाला रिएक्शन है। अब क्या होगा वो ज़रा देख लेते हैं। अब बेटा ये हो रहा है, इससे लाके जोड़े हो इसको CH2 को, और इस पे था
एल्डिहाइड ग्रुप, और इसी से लगा हुआ है CH3। अब देखो मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, मैं इस CH3 को उठा के इधर, H को उठा के इधर, वो चलो अगले स्टेप पे कर देंगे। तो ये हमारे पास 2 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हम लोगों ने देख लिया। अब देखो तीसरे स्टेप पर क्या होता है, तीसरे स्टेप पर क्या होता है, ये जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है मैं इसको रीअरेंज करके लिख रहा हूं, दिस इज एल्डिहाइड, या चलो ऐसे ही रहने देता हूं, इस CH3 को उठा के इधर CH3 C, इस वाले H को इधर, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, CH2 CHO। पहले स्टेप पे जो वाटर फॉर्म हुआ था, पहले स्टेप पर जो वाटर फॉर्म हुआ था वो वाटर अब H दे देगा, और H देने के बाद ये अल्डोल प्रोडक्ट बन जाएगा। यानी यहां से अगर ये H ले लेता है तो ये OH बन जाएगा, दिस इज आवर प्रोडक्ट। साथ में रिलीज होगा OH माइनस यानी बेस, जो Na प्लस के साथ कंबाइन होकर वापस NaOH बना देगा। यानी इस पूरे रिएक्शन में आप कह सकते हैं बेस जो है वो एक्ट करता है एज अ कैटलिस्ट। सिर्फ शुरू में आया है अल्फा हाइड्रोजन को निकालने के लिए, फिर उसके बाद रिएक्शन प्रोसीड कराकर एट लास्ट ये वापस NaOH बन जाता है। जब ये वापस NaOH बन जाता है तो इसका मतलब अगर और ज़्यादा मॉलिक्यूल थे या मोल थे तो अब फिर से रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। तो बेटा बार बार रिएक्शन होता रहता है और बार बार आपको प्रोडक्ट मिलते रहते हैं। तो अल्डोल रिएक्शन यही है। अल्डोल रिएक्शन में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप दिया जो कार्बोनाइल था, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन sp3 है, sp3 कार्बन पर जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन कहला रहे हैं। सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन का हमने इस्तेमाल किया है, ज़रा देखिए, क्योंकि इस कार्बन पे जिसका नाम अल्फा है, अल्फा किसको कहा है, एल्डिहाइड से जुड़े हुए कार्बन को, उस पर 2 हाइड्रोजन होंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट में भी देखिए आप, दिस इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन, 2 हाइड्रोजन। तो शुरू में 3 थे बेटा, एक यूज कर लिया गया है अल्डोल में और 2 हाइड्रोजन आपको मिल गए हैं। तो मैं वापस से जल्दी जल्दी बता दूं आपको, बेस के प्रेजेंस में अल्फा हाइड्रोजन चला जाता है, कार्ब एनायन बनता है। कार्ब एनायन जो होता है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो सकता है, इनोलेट आयन बन सकता है। इनोलेट आयन में याद रखिएगा ऑक्सीजन पे जो निगेटिव चार्ज होता है वो उतना स्टेबल नहीं होता, सॉरी वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो रिएक्टिव कम होता है। जो स्टेबल होंगे वो रिएक्टिव कम होंगे। कार्बन पे जो निगेटिव चार्ज है बेटा वो लेस स्टेबल है, लेस स्टेबल है मतलब मोर रिएक्टिव है, और हमें मोर रिएक्टिव ही चाहिए क्योंकि आगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है आपको। दूसरा यूनिट आप अगर लीजिए, दूसरे यूनिट में क्या होगा, तो कार्बोनाइल में कार्बन प्लस के फॉर्म में, ऑक्सीजन माइनस के फॉर्म में होंगे। ये प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा, और ये निगेटिव है बेटा तो ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आकर अटैक मारेगा और मारकर ये प्रोडक्ट बना देगा। वापस जो पहले स्टेप पर बेस प्रोटॉन को लेकर गया था, यानी वाटर बनाया था, वो प्रोटॉन वापस देकर ये वापस से OH माइनस बन के बेस बना देगा, बेस रीजनरेट हो जाएंगे, और ये प्रोडक्ट हमारा कहलाएगा अल्डोल। अल्डोल क्यों कहलाएगा बेटा, दिस इज एल्डिहाइड का, दिस इज ओल। अब जरा देखो, एल्डिहाइड और एल्कोहल में दोनों फंक्शनल ग्रुप हैं, प्रेफरेंस किसको देंगे, तो नोमेनक्लेचर में पढ़ाया था IUPAC नोमेनक्लेचर में, और प्रीफिक्स वाला वो टेबल आपको बताया था कि प्रेफरेंस किसको देना है। तो प्रेफरेंस आपको देना है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को। तो एल्डिहाइड को अगर आप प्रेफरेंस देते हैं तो एल्डिहाइड के रेस्पेक्ट में आप गिनेंगे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, और कार्बन होता है तो डेल्टा, इस तरह से चलता रहता। तो फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा, बीटा पर है एल्कोहल, तो इसको एल्कोहल का प्रीफिक्स इस्तेमाल होता है हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, इसी को शॉर्ट में अल्डोल कह दो। तो बेटा प्रोडक्ट जो बनाए हो तुम वो अब यहाँ लिख दो कि प्रोडक्ट हमारा अल्डोल में क्या बना,
तो जवाब है CH3, C इसको शॉर्ट में H, ऊपर OH, फिर यहाँ CH2 CHO, मिला लो CHO CH2 CHO CH2, उसके बाद कार्बन हाइड्रोजन OH, कार्बन हाइड्रोजन OH और CH3। अब कहते हैं यहां तक तो अल्डोल था, यहां तक अल्डोल था, क्योंकि आपने इन दोनों को कंबाइन किया। ये तो पूरा रिएक्शन आपको समझ में आ गया, मैंने रिपीट भी कर दिया था। अब अपने उस बात पे आएंगे कि मैंने अल्डोल कहा था और फिर कंडेंसेशन, उस बात पे आएंगे। तो उस बात के लिए अब क्या करेंगे वो सुनो। अगर हम इसको शॉर्टकट में दिखलाएं, शॉर्टकट में कैसे दिखताते हैं, तो शॉर्टकट में ऐसे दिखलाया जाता है। ये है हमारा CH3, ये है CHO, ये है हमारा CH3 CHO, डायल्यूट NOH। हमें मालूम है एट द एंड ये तो NOH ही बनेगा। हुआ क्या होगा, पहले यहाँ से ये NOH मतलब OH एक H लेके चला गया होगा, एक H लेके चला गया होगा, तो इसका मतलब H चला गया इन द प्रेजेंस ऑफ प्लस, यानी यहीं से H निकला है। इसके ऊपर आया होगा निगेटिव चार्ज, ये निगेटिव चार्ज अटैक करेगा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर, और फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पे जब अटैक करेगा तो यहाँ ऑक्सीजन माइनस बन चुका है। यही तो था डबल बॉन्डेड स्पेसिस, ये इस तरह से था। ये एक फंक्शनल ग्रुप था, एक यूनिट ये था। क्या बताया जा रहा, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन बेस लेके चला गया तो एक H कम ना हो गया, एक H कम हुआ तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज ना आ गया। अब ये निगेटिव चार्ज किस पे अटैक करेगा बेटा, इस कार्बन पे, चूँकि इस पूरे मॉलिक्यूल में यहीं पर पॉजिटिव सेंटर है। पॉजिटिव सेंटर कैसे है, ये बॉन्ड टूटा होगा, इस पर आया होगा निगेटिव, इस पर आया होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव ने बॉन्ड बना लिया होगा। तो दोनों यूनिट में अभी तक सिर्फ एक H+ जाता हुआ दिख रहा है, फिर से ये वापस H+। तो ऐसा हमें लगा कि ये दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ गए, कुछ गया ही नहीं। मतलब सिंपली ये एडिशन रिएक्शन है, अभी तक कंडेंसेशन नहीं कहेंगे। और यही प्रोडक्ट आपने बनाया है, अगर आप गौर से देखें अल्डोल में CH3 CHOH फिर CH2 CHO। अब आपको क्या करना है, हीट करना है बेटा। तो मैं चौथा स्टेप यहाँ पर बताऊँगा कि अगर आप हीट कर देंगे इसको, आइदर हीट करें या हाइड्रो, इतना याद रखिएगा अल्फ़ा और बीटा पर से वाटर रिलीज़ हो जाना, यानी अल्फ़ा से H निकलना है। चूँकि मैंने कहा था ना अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको चाहिए दो एसिडिक हाइड्रोजन या दो अल्फ़ा हाइड्रोजन, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा। वही कॉन्सेप्ट है अल्फ़ा हाइड्रोजन के निकलने का। जैसे ही अल्फ़ा हाइड्रोजन को आप निकालिएगा, यहाँ पर कार्बन पर जनरेट होगा निगेटिव चार्ज, वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा इस कार्बोनाइल ग्रुप के साथ, फंक्शनल ग्रुप के साथ। तो इसका मतलब H निकलना आसान है, यहाँ से H निकलेगा और ये ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दे देगा उस H+ को। थोड़ा सा अगर मैं वापस मैकेनिज्म दिखलाने की कोशिश करूं आपको, हालांकि यहाँ सीधा सीधी आप वाटर निकाल दिया कीजिए, लेकिन फिर भी समझ लो। ये हमने बना दिया स्ट्रक्चर, ये पूरा का पूरा एल्डिहाइड है हमारे पास। यहाँ पे CH2 था तो एक हाइड्रोजन को नीचे दिखला दिया, ये CHOH इस तरह से। देखो होता क्या है, अव्वल तौर पे हीट अगर हम ना करें तो वाटर भी एक तरह से बेस का काम करता है, क्योंकि उसके पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं यानी ऑक्सीजन के पास, तो वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि अपना लोन पेयर दे दे वो H को। तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा और H+ के फॉर्म में निकल जाएगा, उसके एवज में इस कार्बन पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। अब जैसे ही ये H+ बना है, क्या ये वाला ऑक्सीजन अपना लोन पेयर H+ को दे देगा? जैसे ही लोन पेयर दे देगा, अब यहाँ
दो हाइड्रोजन हो जाएंगे और रिजल्ट में ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज। जैसे ही ऑक्सीजन में प्लस चार्ज आ जाएगा, अब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक कर लेगा, ये बॉन्ड जैसे ही ब्रेक करेगा इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस चार्ज और वाटर रिलीज हो जाएंगे, वाटर रिलीज हो जाएंगे बेटा। तो आपने देखा एल्कोहल से OH, मतलब पूरा का पूरा एल्कोहल चला गया और अल्फा का दोबारा से H चला गया। तो दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन, रिमूवल ऑफ स्मॉल यूनिट, और ये निगेटिव पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना दिया। यही था हमारा फंक्शनल ग्रुप। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, डबल बॉन्ड मीन्स अनसैचुरेशन। तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो अब फाइनल प्रोडक्ट जो कंडेंसेशन में हो रहा है, कंडेंसेशन में हमेशा याद रखिएगा इन दोनों यूनिट में से अब आपको वाटर निकालना बेटा। यही था दो यूनिट जो आपस में कंबाइन हुआ था, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, इनके बीच में डबल बॉन्ड लग जाएंगे, यानी CH3, यहाँ से बना रहा हूँ मैं CH डबल बॉन्ड CH CHO। ये जो प्रोडक्ट बना उसको देखो, CHO एल्डिहाइड, CH CH डबल बॉन्ड CH3, यही बना है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है और यहाँ पर बीटा हाइड्रोक्सी है। तो अल्डोल में आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि शुरू में 3 अल्फा हाइड्रोजन थे सबस्ट्रेट के पास, अल्डोल में 2 ही रहे और अल्डोल कंडेंसेशन में अल्फा 1 ही रहे। तो ये है पूरा का पूरा रिएक्शन और रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आ जाते हैं हम जल्दी से शॉर्टकट पे कि भैया शॉर्टकट कैसे बनेगा। तो अल्डोल की जब भी बातचीत हो, कंडेंसेशन को तो हम लोग ले ही लेंगे, अल्डोल की जब भी बातचीत हो तो आप ये याद रखिएगा आपको 2 यूनिट कार्बोनाइल चाहिए, यानी कार्बोनाइल वाले 2 सबस्ट्रेट चाहिए। चाहे एक ही सबस्ट्रेट 2 बार लिया जाए, अगर एक ही सेम सबस्ट्रेट 2 बार लिया जाएगा तो इसको सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन कहेंगे, आगे देखेंगे। या फिर अगर अलग अलग यूनिट ली जाएगी लेकिन लेना 2 ही है हर बार तो उसे हम लोग क्रॉस कहेंगे। तो यहाँ 2 यूनिट कार्बोनाइल ग्रुप होने चाहिए। अब इन्हीं दोनों को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, यानी अल्फा कार्बन ज्वाइन विथ कार्बोनाइल ऑफ अनदर यूनिट। बस इतना ही काम करना, आपको इतना ही काम करना है, अल्डोल बन गया। अल्डोल कंडेंसेशन बनाने के लिए भी वही काम करना है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे शॉर्टकट, ये जो आपने लिया था ना CH3C डबल बॉन्ड OH, स्ट्रक्चर बना देता हूँ CH3C डबल बॉन्ड OH, कुछ मिला नहीं तो आपने दोनों के दोनों सेम यूनिट रख लिए बेटा। अब मैं क्या बोल रहा हूँ अल्डोल के लिए, देखो अल्डोल हमेशा बेस के प्रेजेंस में होता है। जब भी बेस आएगा ना तो आपको इन दोनों में से किसी एक का अल्फा लेना है, किसी एक का अल्फा लेना है। अल्फा कार्बन को फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जोड़ दीजिए। कार्बोनाइल कार्बन का मतलब हो गया या दूसरे यूनिट का, यानी पहले यूनिट का अल्फा लेना है, दूसरे का फंक्शनल ग्रुप लेना है बेटा, इसको जोड़ना है। क्या आपने यहाँ एक नया बॉन्ड बनाया तो एक पुराना बॉन्ड तोड़ना होगा। अब यहाँ पर कोई और बॉन्ड है ही नहीं, हाइड्रोजन है बेटा और अल्फा ही हाइड्रोजन जाता है, इसको ब्रेक कर दो। यहाँ से एक H हटा चुके हो, यहाँ पाई बॉन्ड सबसे कमज़ोर बॉन्ड था, ब्रेक कर दो और जो H हटाए हो वो लगा दो, बन गया प्रोडक्ट। तो आपको इतनी ही बात जाननी है, कार्बन को कार्बन से जोड़ना है। अल्फा कार्बन एक यूनिट का, दूसरा फंक्शनल ग्रुप कार्बन जोड़ना है। एक नया बॉन्ड लाइएगा, पुराना बॉन्ड ब्रेक कर दीजिएगा। यहाँ पे पुराना बॉन्ड हाइड्रोजन होगा और यहाँ पे पुराना बॉन्ड पाई बॉन्ड होगा, जो H हटेगा वही यहाँ लग जाएगा। ये तो बेटा हो गया अल्डोल। अच्छा कंडेंसेशन करना है मुझे, एक बार सुनो, कंडेंसेशन करना है। इन कंडेंसेशन
वन मोर बॉन्ड एडेड। बस इतनी बात जानो। यानी क्या बोल रहा हूं मैं, जो अभी आपने अल्डोल में बॉन्ड बनाया था, आप वही बॉन्ड दोबारा से बना दीजिए कंडेंसेशन के लिए। चूँकि आपने एक बॉन्ड फिर से बनाया तो एक पुराना बॉन्ड ब्रेक किया, पुराना बॉन्ड ब्रेक किया, जो यहाँ से H निकाला और जो यहाँ से OH निकला वो बेटा वाटर बन गया। एक तरह से समझ सकते हैं, हालांकि वो फिर से बेस से रिएक्ट करके वापस बेस रीअरेंज हो जाता है। ये है हमारा अल्डोल कंडेंसेशन। एक बार करोगे तो अल्डोल, दूसरी बार करोगे तो अल्डोल कंडेंसेशन। एक बार करोगे तो एक हाइड्रोजन हटाओगे, दूसरी बार करोगे तो दूसरा हाइड्रोजन हटाओगे। दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। मिला लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो शॉर्टकट बहुत आसान है बेटा, शॉर्टकट बहुत ही ज़्यादा आसान है। चलो, ये पूरा का पूरा अल्डोल कंडेंसेशन है। अब हम लोग एक क्वेश्चन और देखते हैं अल्डोल कंडेंसेशन पर ही बेस्ड। क्वेश्चन क्या है वो सुनो। CH3 CH2 CHO। दूसरा CH3 CH CH3 CHO। तीसरा CHO। चौथा छठा। या एक और ले लेते हैं समझाने के लिए, CH3 CO CH2 CH3। आपको बताना है पहले तो ये कहाँ कहाँ अल्डोल होगा, कहाँ कहाँ अल्डोल कंडेंसेशन होगा, कहाँ दोनों हो सकते हैं, कहाँ सिर्फ एक होगा। मान लीजिए बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पे हम हीट भी दे रहे हैं, यानी कंडेंसेशन तक हम जाने की कोशिश करेंगे। तो अब आप मुझे बताइए यहाँ पर क्या होगा। तो आपको दिख रहा है दिस इज़ द फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ अल्फ़ा, दो हाइड्रोजन है बेटा, यानी इसमें अल्डोल कंडेंसेशन तक हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर आओ, क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? इसके रेस्पेक्ट में दिस इज अल्फ़ा, अल्फ़ा पर एक ही हाइड्रोजन है, सिर्फ अल्डोल होगा बेटा, कंडेंसेशन नहीं होगा। यहाँ पर आओ, इसमें तो अल्फ़ा है ही नहीं, दिस इज फंक्शनल ग्रुप। ये कार्बन बेंजीन वाला कार्बन, बेंजीन वाला कार्बन हमेशा डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं। डबल बॉन्डेड कार्बन का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 नहीं हो रहा है, यानी इसमें कोई भी अल्फ़ा नहीं है, मतलब ना तो अल्डोल होगा ना तो अल्डोल कंडेंसेशन होगा। लेकिन यहाँ पर बेटा अल्डोल कंडेंसेशन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप, इसके रेस्पेक्ट में ये है sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, वापस से अल्डोल कंडेंसेशन बना सकते हो। यहाँ पर आओ, इसको अगर देखोगे तो फॉर्मल्डिहाइड है, मिथेनल, यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा बेटा, क्योंकि यही फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कार्बन जुड़ा हुआ होता तब होता। दिस इज कीटोन, ये फंक्शनल ग्रुप है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, इधर भी 3 अल्फा हाइड्रोजन, किसी भी तरफ से हो सकता है। और चूंकि 3 हाइड्रोजन है तो हम लोग कहाँ तक जा सकते हैं बेटा? अल्डोल कंडेंसेशन तक जा सकते हैं। यहाँ पर आओ, दिस इज अगेन फंक्शनल ग्रुप, दिस इज कीटोन, ये भी अल्फा है, 2 हाइड्रोजन, ये भी अल्फा है, 3 हाइड्रोजन। इधर से करेंगे तब भी अल्डोल कंडेंसेशन होगा, इधर से करेंगे तब भी अल्डोल कंडेंसेशन होगा। तो ये तो हमारा एक इनिशियल लेवल का सवाल हुआ कि वो आपको सबस्ट्रेट दे दे और सबस्ट्रेट के अंदर आप कंडीशन लगा लीजिए कि अल्डोल का मतलब हो गया एक अल्फ़ा हाइड्रोजन होने चाहिए,
अल्डोल कंडेंसेशन का मतलब हो गया 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो जहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वहाँ पर अल्डोल कंडेंसेशन नहीं होगा, अल्डोल ही नहीं होगा, कंडेंसेशन तो बात की बात है। तो कुछ रिएक्शन ऐसे हो रहे हैं जिसमें सिर्फ अल्डोल हो रहा है, कुछ ऐसे हैं जिसमें अल्डोल कंडेंसेशन दोनों हो रहा है, कुछ ऐसे भी हैं जहाँ कुछ भी नहीं हो रहा है। अब देखो जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ हमें प्रोडक्ट भी बनाना है। तो देखो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या शॉर्टकट जुगाड़ बताया था कि अगर मुझे यही बनाना है तो क्या मैं यही 2 यूनिट उतार लूँगा, CH3 CH2। फंक्शनल ग्रुप का फॉर्मूला ऐसे लिखा करो पूरा स्ट्रक्चर बनाकर, दूसरा यूनिट फिर से लिख लो। ये पहले का बना रहा हूँ अल्डोल कंडेंसेशन, जहाँ कंडेंसेशन होगा वहाँ मैं डायरेक्ट कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट बनाऊंगा। ध्यान दो, मैं वापस से आता हूँ, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आप दोनों यूनिट लिख लीजिएगा। अब आपको क्या करना है, एक का अल्फा कार्बन दूसरे का फंक्शनल ग्रुप, ये अल्डोल हो गया बेटा, एक बॉन्ड बनाए, एक H हटाओ, वही H यहाँ पाई बॉन्ड को तोड़कर लग जाएगा, दिस इज अल्डोल प्रोडक्ट। और अल्डोल हमेशा याद रखना बीटा हाइड्रोक्सी होता है। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा से ये भी बीटा है, अल्फा से जुड़ा हुआ ये है, ये भी बीटा है, बीटा पे एल्कोहल है, एल्कोहल मतलब हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। ठीक है, अब मुझे दोबारा से इस पे H दिख रहा है बेटा, तो मैं दोबारा से रिएक्शन करूँगा, दोबारा से रिएक्शन करने पे यहाँ से H हटा दूंगा, यहाँ से OH हटा दूंगा, तो डायरेक्ट अल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो लिख दो प्रोडक्ट क्या मिला है। अब तुम जहाँ से चाहो वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, हम लोग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे। इससे जुड़ा हुआ कार्बन ये, इस कार्बन पे कुछ नहीं है, सिर्फ CH3 है, तो इधर लगा दिया CH3, डबल बॉन्ड दिख रहा है, इससे जुड़ा है CH और उसके बाद CH2 CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। तो पहले वाले का हम लोगों ने अल्डोल कंडेंसेशन करवा दिया, अल्डोल कंडेंसेशन के बाद ये प्रोडक्ट मिला। चलो आते हैं अब हम लोग सेकंड वाले की तरफ। सेकंड वाले में भी आपको मालूम है, अगर मुझे सेम ही सबस्ट्रेट 2 बार लिखना है, CH3 C, इस CH3 को उठाकर इधर लिख देता हूँ मैं, CH3 CH CHO, वापस CH3 CH CH3 C डबल बॉन्ड OH। अल्डोल कंडेंसेशन में क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्फा कार्बन को जोड़ दो फंक्शनल ग्रुप से, जोड़ दिए, जोड़ने की वजह से एक H हटा दिए, वो H यहाँ लगा दो, दिस इज अल्डोल। अच्छा कंडेंसेशन के लिए सोचते हैं क्या अब इस पे H है, जवाब है नहीं, और मैंने कहा था बस इसी पर बॉन्ड जोड़ना है, यानी यहाँ पर H होता तो बॉन्ड जुड़ता, H नहीं है तो नहीं जुड़ेगा, लिहाजा यहाँ सिर्फ अल्डोल वाला प्रोडक्ट होगा, यानी CH3C CH3, इस कार्बन को लिख के दोनों मिथाइल लगा दिया। अब देखो यहाँ पर एक सिंगल बॉन्डेड है और यहाँ पर है COHH, इससे जुड़ा हुआ है CH CH3 CH3, और इसी कार्बन पर था फंक्शनल ग्रुप CHO। दोबारा से मिला लो, CH3 CH3 CH3, इसको उठाकर इधर लगा दिया CHO, उसके बाद इधर ले गए CHOH CH CH3 CH3। अब इसे मिटा दो, 2 सबस्ट्रेट को आपने सिर्फ ऐड किया है, इसमें कंडेंसेशन नहीं हुआ है क्योंकि एक ही अल्फा हाइड्रोजन था, तो हमारा प्रोडक्ट अल्डोल बना बेटा। दिस इज फंक्शनल ग्रुप, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। अल्फा से जितने भी कार्बन जुड़े सबके सब बीटा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इस पे तो रिएक्शन ही नहीं होगा इसलिए छोड़ दो। यहाँ आते हैं, यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट बनेगा बेटा। आप दोनों यूनिट उतार लो, दोनों यूनिट उतार लो। अब क्या करोगे बताओ, इसको इससे जोड़ोगे, एक बॉन्ड ब्रेक कर लोगे, यहां से भी एक H हटा दोगे, दिस इज अल्डोल।
अल्डोल। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, दिस इज एल्डोल। कंडेंसेशन हाँ हो जाएगा, कंडेंसेशन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक H था, दोबारा से डबल बॉन्ड लगाएंगे, H को ब्रेक करेंगे बेटा, OH को ब्रेक करेंगे, दिस इज अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट क्या बना, CHO एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ ये कार्बन, इस कार्बन पर एक बेंजीन रिंग है, फेनाइल, PH लिख दिया शॉर्ट में, डबल बॉन्ड, फिर दिख रहा है मुझे CH, इससे जुड़ा CH2, फिर इस पर लगा हुआ है बेंजीन रिंग, चाहो तो इसको भी बेंजीन रिंग बनाओ। तो शॉर्टकट बहुत आसान है, मगर मैकेनिज्म जानना बड़ा ज़रूरी है इसका, कि पहले बेस आता है, आकर अल्फ़ा कार्बन से हाइड्रोजन को ले जाता है, ले जाकर वाटर बना देता है और वहाँ पे इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, बाद में वो कार्बन पर निगेटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि वही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, अनस्टेबल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, वो दूसरे यूनिट के कार्बोनाइल सेंटर पर जो कि पार्शियल पॉजिटिव होता है उस पर अटैक करता है, अटैक करके वापस वो अल्डोल बना देता है। हीट करने पर वही अल्फ़ा और बीटा से H और OH निकल जाते हैं, वाटर का निकलना कंडेंसेशन कहलाता है और ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड मिल जाता है। तो यही है हमारे पास अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड, दिस इज़ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज़ अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। ये हमने बनाया है इसका, इसका तो हुआ नहीं है, इसका रिएक्शन करके ये बना, वहाँ तो हुआ ही नहीं, यहाँ पे दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम है बेटा, दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इन्वायरमेंट दोनों तरफ सेम था। अब ये सब हटा देता हूँ मैं, यहाँ तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। अच्छा, यहाँ इन्वायरमेंट सेम है और ये कीटोन वाला केस है, CH3COCH3 एसीटोन है ना, दूसरा यूनिट बनाओ CH3C, कार्बोनाइल का स्ट्रक्चर बना लो। क्या करोगे पहले में, अब चाहे तुम इसे अल्फा मानते हुए या इसे, सिमेट्रिक है तो कहीं से भी कर सकते हो भाई, मैंने यहाँ से किया, मान लो दिस इज अल्फा, इसने इस पर अटैक किया, यहाँ से एक H निकल गया और वहाँ पर एक बॉन्ड टूट के H लग गया। यही है हमारा फंक्शनल ग्रुप, हालांकि कीटोन है लेकिन आप इसको एल्डिहाइड ज़्यादा समझे। फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन को हो या एल्डिहाइड को या कार्बोनाइल को हो, तो ये हमारा प्रोडक्ट बन गया। बट मुझे तो कंडेंसेशन तक जाना है बेटा, कंडेंसेशन हो सकता है क्या? यस हो सकता है। दोबारा से बॉन्ड बनाइए, एक H यहाँ से निकालिए, यहाँ से OH निकालिए, तो इसका प्रोडक्ट क्या बना? CH3CO, CH3CO CH डबल बॉन्ड C, इस पर 2 बार CH3 है, ये हो गया हमारे पास। 7वां स्ट्रक्चर हम लोग समझेंगे। मैंने जानबूझ के 7वां दिया है क्योंकि कुछ नई बात सीखना चाहते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने सारा कुछ एक जैसा पढ़ा ट्रिक से। ट्रिक क्या था भाई कि आप 2 यूनिट लिख लेते थे, एक का अल्फा कार्बन दूसरे का फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जोड़ते थे। एक बार हाइड्रोजन होगा तो एक ही बार जोड़ेंगे, 2 हाइड्रोजन होगा तो 2 बार, एक बार जोड़ते तो अल्डोल कहलाता, 2 बार जोड़ते तो अल्डोल कंडेंसेशन कहलाता। खैर, अब देखो 7वें में क्या है। 7वें में हमारे पास दो यूनिट है, लिख दिया मैंने, इधर भी लिख देता हूं, बाद में बताऊंगा कि मैंने इसको 2 बार क्यों लिखा है। सोचो, मैं ऐसा कह रहा हूं, अगर मैं यहां, हालांकि सिमेट्रिक इन्वायरमेंट नहीं है, अलग अलग है, यहां पे 3 अल्फा है, यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर मान लो मैंने यहाँ अल्फ़ा से रिएक्शन करवाया, देखो रिएक्शन अल्फ़ा से ही स्टार्ट होगा, तो कन्फ्यूज़न आपको है कि यहाँ से करें कि यहाँ से करें। इससे पहले जितने भी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखे थे उसमें हो क्या रहा था, या तो दोनों तरफ इन्वायरमेंट सेम होता था या एक ही तरफ इन्वायरमेंट होता था, दूसरी तरफ कुछ होता ही नहीं था।
एल्डिहाइड के केस में तो आपको एक ही तरफ मिलेगा, कीटोन के केस में दोनों तरफ मिलेगा। तो अगर मैंने यहाँ पर इसको अल्फ़ा माना और इस वाले केस में यहाँ पर इसको अल्फ़ा माना, यही तो कन्फ्यूज़न है कि आप अल्फ़ा इसको लेंगे या इसको लेंगे। अगर मैंने अल्फ़ा इसको लिया, बाद में बताऊँगा मैं अल्फ़ा में इसको क्यों ले रहा हूँ। अगर मैंने अल्फ़ा इसको लिया तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, फंक्शनल ग्रुप पर अटैक मारेगा। फंक्शनल ग्रुप को ऐसे बना लो, एक बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ पर भी एक बॉन्ड टूटेगा, जो H यहाँ से कम किए थे वही यहाँ ला के जोड़ दोगे। तो आपका एक प्रोडक्ट ये बना है। तो अल्फ़ा इसको अगर आपने माना था तब आपके पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3 CH2 CO। अच्छा, इसमें कंडेंसेशन वाली बात हो रही है, दोबारा से आप कर सकते हैं कंडेंसेशन, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, कंडेंसेशन ही डायरेक्ट बना देता हूँ। तो CH3 CHCO, फिर उसके बाद आपका CH है, डबल बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, इस कार्बन पर इथाइल और मिथाइल है, यानी इथाइल ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। दिस इज इथाइल, शॉर्ट में लिख दिया, दिस इज मिथाइल। ठीक है। अच्छा, अगर कोई कहे कि सर हमने तो इसको अल्फा मानते हुए अटैक कराया था, एक H कम कर दिया था, यहाँ पर OH ले आए थे, कंडेंसेशन की यहाँ पर भी गुंजाइश है, तो क्या करेंगे भाई, फिर से एक बॉन्ड ब्रेक कर देंगे। तो जिन्होंने अल्फा इसको माना है उनका प्रोडक्ट कुछ और आएगा। उनका प्रोडक्ट जो आएगा वो मैं इधर लिख देता हूँ, CH3 इससे जुड़ा हुआ, दिस इज अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ, अल्फा कार्बन से जुड़ा हुआ फंक्शनल ग्रुप पहले लिख देता हूँ मैं, CO है और इसी से जुड़ा CH3 है ना। अब ये कहाँ गया बेटा, डबल बॉन्डेड, इससे जुड़ा हुआ ये डबल बॉन्डेड, इस पर वापस इथाइल और मिथाइल है क्या, दिस इज इथाइल, दिस इज मिथाइल, तो CH3 बना लिया, ये बना लिया। ठीक है। हालांकि अगर आप गौर से देखें तो फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, फंक्शनल ग्रुप अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मगर क्या दोनों का फॉर्मूला एक जैसा है, तो जवाब है नहीं, फॉर्मूला एक जैसा नहीं है। एम्पेरिकल फार्मूला अलग है, स्ट्रक्चर फार्मूला अलग है, नोमेनक्लेचर अलग है, तो जाहिर सी बात है दो डिफरेंट कंपाउंड हो गए। तो सवाल ये उठ रहा है कि मान लीजिए अगर दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है, बात से ये दोनों बनने की पॉसिबिलिटी है, मगर मेजर प्रोडक्ट कौन होगा, परसेंटेज यील्ड किसका ज़्यादा होगा, यानी कहाँ पर रिएक्शन फास्ट होगा। जहाँ रिएक्शन फास्ट होगा वहाँ बहुत जल्दी 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 प्रोडक्ट बनेंगे। तो आपको यही बताना है प्रोडक्ट कहाँ जल्दी जल्दी बनेंगे, और यहीं से शुरुआत होगी आपकी क्रॉस अल्डोल की, कि अगर क्रॉस की गुंजाइश होगी तो वो हम कैसे देखते हैं। तो याद करो मैंने तुम्हें क्या बताया था, मैंने ये बताया था कि जो RDS है जिस पर रेट डिटरमाइन करता है उसमें था क्या, न्यूक्लियोफाइल था और इलेक्ट्रोफाइल था। न्यूक्लियोफाइल यही होता है अल्फा कार्बन वाला, अगर इस पर निगेटिव चार्ज अनस्टेबल होंगे तो रिएक्शन फास्ट करेंगे, अगर इस अल्फा पर निगेटिव चार्ज स्टेबल होगा तो रिएक्शन स्लो स्लो होगा। तो आपको क्या चाहिए, आपको ये देखना है कहाँ पर न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग है, कहाँ पे न्यूक्लियोफाइल वीक है। स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल किसको कहता हूँ, अनस्टेबल एनायन को, जहाँ निगेटिव चार्ज अनस्टेबल हो, अनस्टेबल होगा तभी रिएक्शन करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। इलेक्ट्रोफाइल की बात मैं क्यों नहीं करता हूँ, क्योंकि यार इलेक्ट्रोफाइल तो कार्बोकेटायन ही है, दोनों का दोनों सेम है कार्बोकेटायन, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का जिक्र यहाँ नहीं करेंगे। यानी कार्बोकेटायन यही यूनिट है, तो ये यहाँ रखो बात बराबर है। सिर्फ अल्फा कार्बन की पोजीशन अलग अलग होने की वजह से, इन्वायरमेंट अलग अलग होने की वजह से स्टेबिलिटी में डिफरेंसेस आएंगे। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें यहाँ पर निगेटिव ज़्यादा स्टेबल है या यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है। अगर यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है तो ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और अगर यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल है तो ये वाला। तो बहुत आसान है,
हम लोगों ने जीओसी में पढ़ा था, अगर आपको याद हो, एक बार नेगेटिव यहाँ बना कर देख लो, एक बार नेगेटिव यहाँ बना कर देख लो। देखो रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी है, रेजोनेंस स्टेबलाइज ये भी है, तो आपको मालूम है अल्फ़ा वाला रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ही होगा। तो हम लोग रेजोनेंस से नहीं देखते हैं बेटा, हम लोग किससे देखते हैं, हम इसे देख रहे हैं 2 डिग्री इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है बेटा, CH3 का इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है, वो देकर निगेटिव चार्ज को बढ़ा दे रहा है। यहाँ पर कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं लग रहा है, इससे जुड़ा हुआ कुछ नहीं है। दिस इज़ 1 डिग्री, सिर्फ इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा है, जबकि यहाँ पर इधर रेजोनेंस स्टेबलाइज और साथ में ये दे रहा है CH3 एक प्लस आई इफेक्ट है, देकर निगेटिव चार्ज बढ़ा रहा है। तो निगेटिव चार्ज जहाँ बढ़ गया वो अनस्टेबल हो गया। अनस्टेबल मीन्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल मतलब जल्दी अटैक करेगा, मतलब दिस इज रॉन्ग प्रोडक्ट, दिस इज करेक्ट वन। रॉन्ग तो नहीं है, माइनर आप कह सकते हैं, लेस प्रोडक्ट बनेगा। अगर वो कोई एक ही ऑप्शन देता है तो आपको ये मारना है बेटा। तो ये याद रखिएगा कि अगर कभी भी 2 पॉसिबिलिटी हो अल्फा कार्बन की, अल्फा हाइड्रोजन की, तो उस केस में आप किधर से दिखलाएंगे, उधर से दिखलाएंगे जो ज़्यादा अनस्टेबल होगा, वही अटैक मारेगा, वही अटैक मारेगा, मारकर मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। चलिए तो एक सवाल और जहन में मेरे आया, वो ये कि मान लीजिए एक तरफ इथेनॉल है, इथेनॉल है, और दूसरी तरफ प्रोपेनल है। इन दोनों का रिएक्शन कराया गया है डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में। क्या होगा वो सुनो। इसी को 2 बार लिख सकते हैं, सेम यूनिट मैंने पढ़ाया था, सेम यूनिट पढ़ाया था। इसको भी 2 बार लिख सकते हैं। क्रॉस के लिए इसको अल्फा मानकर इस पे अटैक, इसको अल्फा मान के इस पे अटैक। चलो ये है हमारे पास, ये तो आसान है, इसको अल्फा माना है, ये तो सेम वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। एक हाइड्रोजन हटाया, 3 था, 2 बचा, दिस इज अल्डोल। कंडेंसेशन कराना है हीट पर, अगर हीट नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, ये याद रखेंगे। हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, सिर्फ डाइल्यूट बेस होगा, यहीं पे छोड़ देंगे। हीट के बाद ही कंडेंसेशन होगा, हीट से पहले नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए और हीट होना चाहिए, तब कंडेंसेशन होगा। तो ये एक प्रोडक्ट बन गया बेटा। तो यहाँ पे टोटल 4 प्रोडक्ट बनेंगे। पहला प्रोडक्ट है CH3, इधर से देख रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO, इसे आप सेल्फ प्रोडक्ट कह सकते हैं। सेल्फिंग हुआ है, सेम सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन। दूसरा प्रोडक्ट एकदम सेम, यहाँ पर अल्फा है, ये अटैक मारेगा फंक्शनल ग्रुप के कार्बन पर, एक H कम, एक H लगा दिया, कंडेंसेशन भी हो जाएगा हीट होने पर, क्योंकि हीट करने पर अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से, OH यहाँ से, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो सेकंड प्रोडक्ट क्या आया बेटा, इधर से ही बना रहा हूँ मैं, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C, इस पे एक ग्रुप है CH3 और एक फंक्शनल ग्रुप CHO।
दिस इज अगेन सेल्फ, 2 प्रोडक्ट बन गया। तीसरा, अगर मैंने इसे अल्फा माना है, बाद में देखेंगे परसेंटेज यील्ड वगैरह, यहाँ 2, यहाँ OH, फिर से 1H वाटर रिलीज हो गया। फॉर्मूला यहाँ पे लिख देंगे बाद में। तीसरे प्रोडक्ट के लिए अल्फा इसको माना गया है, अल्फा यही है, और चौथे के लिए अल्फा इसको माना गया है। ठीक है, चौथे के लिए, चौथे प्रोडक्ट के लिए अल्फा इसको माना। दिस इज अल्डोल, कंडेंसेशन की कंडीशन मौजूद है, H है, हीट कर दो या हाइड्रोलिसिस करवा दो, ये हमारे पास हो गया। तो मैं लिख देता हूँ, जो हमारा तीसरा प्रोडक्ट यहाँ आया है वो आया है CH2, इस CH2 से जुड़ा हुआ है CH, डबल बॉन्ड CH CHO, और चौथा प्रोडक्ट हमारे पास जो बना है वो बना है CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। तो ये दोनों क्रॉस बन गए, ये दोनों के दोनों क्रॉस हैं बेटा। दीज आर क्रॉस। तो पहले तो हमें ये बताना है कि सेल्फ वाले में ये जो अल्फ़ा है ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। कौन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? तो ये वाला ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि अनस्टेबल था बेटा। तो इतना पता चल गया आपको कि ये वाला अटैक करके दूसरे नंबर का प्रोडक्ट और चौथे नंबर का प्रोडक्ट बना रहा था, तो दूसरा और चौथा वाला ज़्यादा अमाउंट में होगा कंपेयर टू 1 और 3rd, क्योंकि ये उतना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है। तो इतना तो कंफर्म हो गया कि 2 और 4 प्रोडक्ट का परसेंटेज यील्ड ज़्यादा होगा 1 और 3rd से, क्योंकि 2 और 4 स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का है। वही कॉन्सेप्ट जो भी सिखाया था ईथर वाले कीटोन वाले केस में, यहाँ पर क्या होगा, 2 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, तुरंत अटैक मारेगा। अच्छा, इतनी बात तो हो गई। अब देखते हैं 2 और 4 में। 2 में क्या हो रहा है ज़रा ध्यान से देखिए। ठीक है, अटैक करने वाला तो यही है, लेकिन अटैक किस पे कर रहा है? इस कार्बोनाइल, ऐसे ही कार्बोनाइल ग्रुप पे कर रहा है। ऐसा कार्बोनाइल ग्रुप मतलब ये। अब कार्बोनाइल की स्टेबिलिटी आपको देखनी है बेटा। न्यूक्लियोफाइल पे आपने जज कर लिया, अब 2 और 4 को समझना है आपको। तो देखो, इलेक्ट्रोफाइल समझो, इलेक्ट्रोफाइल दूसरे वाले केस में दूसरा जो प्रोडक्ट है उसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐसा ही बन रहा था, खुद पे ही अटैक मार रहा था। तो इलेक्ट्रोफाइल ये बन रहा था। चौथे वाले में इसने अटैक किया था इस पर, चौथे वाले में इसने अटैक किया है इस कार्बन पर। तो अब बताना ये है कि कहाँ पर प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, कहाँ पर कम स्टेबल है। जहाँ पर स्टेबल कम होगा यानी प्लस चार्ज ज़्यादा होगा वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा बेटा। तो पूरा जीओसी का कॉन्सेप्ट है, आप समझो बात को। तो ज़रा देखो, चूंकि ये कार्बोकेटायन है, अक्सर लोग गलती करते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको, ये कार्बोकेटायन है। इंडक्टिव नहीं देखेंगे, इंडक्टिव से पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देखेंगे। 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पहले डिसाइड किया जाएगा हाइपर कॉन्जुगेशन से। हाइपर कॉन्जुगेशन सेम होगा तब इंडक्टिव की तरफ आएंगे। इंडक्टिव वीकेस्ट इफेक्ट है, सबसे कमजोर इफेक्ट है। इंडक्टिव पर लोग अक्सर देखते हैं तो कहते हैं कि यहाँ पर
दो दो कार्बन का इंडक्टिव लग रहा है, यहाँ एक कार्बन का इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये स्ट्रांग है, ये कम है, मगर हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से ये स्ट्रांग है, ये कमज़ोर है। तो क्या करेगा, ये 3 इसको स्टेबल बना देगा, प्लस चार्ज बहुत छोटा हो गया, अटैक करना मुश्किल न्यूक्लियोफाइल का। ये उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है, इसका मतलब दूसरा प्रोडक्ट मेजर है मेरा, किससे, चौथे से। तो पहले न्यूक्लियोफाइल देखना है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, जितना बड़ा निगेटिव उतने आसानी से अटैक करेगा। उसके बाद पॉजिटिव चार्ज देखना है बेटा, जितना बड़ा पॉजिटिव चार्ज उतना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल, यानी बेस्ट इलेक्ट्रोफाइल, बेस्ट न्यूक्लियोफाइल आपको सेलेक्ट करने हैं। अब आते हैं वापस से पहले और तीसरे में, सेम कॉन्सेप्ट। पहले में अटैक किस पे हो रहा है, इसी पर हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट था पहले वाले में, इलेक्ट्रोफाइल यही बना होगा, वही कॉन्सेप्ट, 3 अल्फा हाइड्रोजन का पहले में। तीसरे में क्या हो रहा है, पहले में, तीसरे में क्या हो रहा है, ये अल्फा माना था, इसको बीटा माना था, तो पहले में तो ये है, तीसरे में क्या हुआ है, वही कॉन्सेप्ट, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH, यहाँ से ये ब्रेक करके इस पे प्लस लाओ, इस पे माइनस लाओ, यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 2 देकर प्लस चार्ज को उतना स्टेबलाइज नहीं करेगा जितना 3 करेगा। इसका मतलब ये स्टेबलाइज नहीं है, ये आपका परसेंटेज यील्ड का ऑर्डर है। तो हम लोग एक तरह का और कंडेंसेशन देखेंगे, जिसे हम लोग कहेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। हम लोगों ने इससे पहले पढ़ लिया है अल्डोल कंडेंसेशन में कि अल्डोल क्या है, अल्डोल कंडेंसेशन क्या है, सेल्फ अल्डोल कंडेंसेशन क्या होगा, क्रॉस क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे और मेजर प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो अब आप समझिए, इंट्रामॉलिक्यूलर हम लोगों ने पढ़ा होगा केमिकल बॉन्डिंग में, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्या इसे चिलेशन भी कहते थे। यानी एक ही मॉलिक्यूल में अगर 2 सेंटर हों, अब 2 अलग अलग सबस्ट्रेट आपको नहीं लेना है, या एक ही सबस्ट्रेट की 2 यूनिट नहीं लेने हैं, एक ही यूनिट एक ही सबस्ट्रेट, लेकिन उसके पास 2 सेंटर हैं, तो वो चिलेशन करेगा। और चिलेशन के लिए आपको पता है रिंग जो होना चाहिए वो होना चाहिए 5 और 6 मेंबर। अगर 4 मेंबर रिंग बनेगा तो वो स्टेबल नहीं होगा एंगल स्ट्रेन की वजह से, 3 मेंबर रिंग भी स्टेबल नहीं होता है। तो रिंग स्टेबल कौन होते हैं, 5 और 6 मेंबर के, चिलेशन वही करेंगे। तो देखो, चिलेशन करना या इंट्रामॉलिक्यूलर कराने के लिए आपको कम से कम 2 एल्डिहाइड या 2 सेंटर के बीच में 4 कार्बन का गैप होना चाहिए, 1 CH2, 2 CH2, ये तीसरा CH2 और ये चौथा, कम से कम 4। उसके बाद फिर से वापस एल्डिहाइड। या तो इसमें आप रिएक्शन करा सकते हैं या 5 का गैप कर लो, एक 2 3 4 5, ये। अब बताओ मुझे, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप हो गया, इससे जुड़ा हुआ कार्बन दिस इज अल्फा। वापस आप ये भी बोल सकते थे कि ये भी तो हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा। तो इन्वायरमेंट सेम है बेटा, किसी को भी अल्फा बोल सकते हो। इसको अल्फा बोलकर इस फंक्शनल ग्रुप पे अटैक करा दो, इसको अल्फा बोल के इस पे अटैक करा दो। अब आपको दूसरा यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी से पहले तक आप देखते थे कि एक ही फंक्शनल ग्रुप होता था, तो उसके रिस्पेक्ट में एक ही अल्फा होता था। यहाँ एक ही सबस्ट्रेट के अंदर 2 सेंटर हैं बेटा। तो मैं क्या कर रहा हूँ वो सुनो, इसको क्या मैं डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहा हूँ। तो मैं वापस वही अपना तरीका ट्रिक वाला लगाता हूँ। पहले एक यूनिट को लिख दिया जाए, फंक्शनल ग्रुप 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, वापस से फंक्शनल ग्रुप, सेम सबस्ट्रेट दोबारा ले लिया जाए। दोबारा लेंगे क्या? बिल्कुल नहीं।
अगर दोबारा ले लीजिएगा तब तो ये सेल्फ हो जाएगा। क्या बताया अभी, यही बताया आपको कि दोबारा नहीं लेना है। दोबारा न लेने के पीछे रीज़न समझना। रीज़न ये है कि हम लोग एक कार्बन 2 3 4 5 6, इस 6 कार्बन को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह। ये समझो। तो क्या बोल रहा था मैं, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में अल्फा है। बेस आया होगा, यहाँ से H को ले गया होगा, इस कार्बन पे निगेटिव आया होगा, ये निगेटिव ढूंढ रहा है पॉजिटिव। क्या यही सेंटर पॉजिटिव है? इसी पे अटैक कर देगा और ये H बन जाएगा। क्या ये चिलेशन हुआ? 5 या 6 मेंबर रिंग चेक करना है। तो ये रिंग बन रहा है बेटा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, रिंग में 5 कार्बन आ गए हैं, इसीलिए रिंग बन जाएगा। अब ये तो अल्डोल हो गया। अब मुझे कंडेंसेशन करना है। कंडेंसेशन वाली कंडीशन है क्या? हाँ, कंडेंसेशन वाली कंडीशन है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। हीट कर दो, वाटर रिलीज। अब ये आप देखें 5 मेंबर रिंग बन गया, 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हो गया है। इसको अगर मैं पहला बोल रहा हूं तो पहले पर ही एल्डिहाइड है, और पहले और 5वें के बीच में डबल बॉन्ड है, या पहले और दूसरे के बीच में, वो डिपेंड करता है आप कैसे चल रहे हैं। दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो ये प्रोडक्ट आपका बना। चलिए जल्दी से ये देख लेते हैं। यहाँ पर इसका मैं बनाऊँ CHO CH2 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 CH2, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 और 1 7। क्या बोल रहा हूँ, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा बेस आया होगा, H को ले गया होगा, निगेटिव आया होगा, ये निगेटिव पॉजिटिव सेंटर पे अटैक करेगा, अल्डोल बना देगा। दोबारा से हीट करो, वाटर निकल गया, दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कितने मेंबर रिंग बन गए? 1 2 3 4 5 6। डाइल्यूट NaOH, क्या ये 6 मेंबर रिंग बन गया? पहले ही कार्बन पर एल्डिहाइड ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन हैविंग एल्डिहाइड ग्रुप, और साथ में कह रहा हूं मैं पहले और दूसरे के बीच में, या पहले और छठे के बीच में डबल बॉन्ड। तो ये कहलाता है बेटा चिलेशन वाला कंडीशन। चूंकि 2-2 सेंटर है, या एक ही मॉलिक्यूल के अंदर में चूंकि अल्डोल कंडेंसेशन हो रहा है, इसलिए इसका नाम है इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर अल्डोल कंडेंसेशन के लिए आपको सेम सबस्ट्रेट के बीच में 2 फंक्शनल ग्रुप लेने होंगे या 2 सेंटर लेने होंगे, और वो रिंग बनाना चाहिए 5 और 6 मेंबर का। 5-6 मेंबर का अगर नहीं बनाएगा तो फिर ये सेल्फ करने लगेगा फिर ये सेल्फ करेगा। या 2 अलग अलग अगर यूनिट हुए, 2 अलग अलग, तो क्रॉस भी कर सकता है और सेल्फ भी कर सकता है। तो ये तो हो गया। अब देखो अल्डोल कंडेंसेशन पे ही बेस्ड एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्लेसियन कंडेंसेशन। क्लेसियन कंडेंसेशन, क्लेसियर एक साइंटिस्ट का नाम है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि एक एल्डिहाइड एरोमेटिक ले लिया जाए, एरोमेटिक एल्डिहाइड ले लिया जाए, और दूसरा एलिफैटिक ले लिया जाए, दूसरा एलिफैटिक। ओपन चेन को एलिफैटिक कहते हैं। तो 2 अलग अलग इसने एल्डिहाइड लिए हैं। क्रॉस ही करवाना होगा मकसद, और क्रॉस ही होगा क्योंकि देखो इस फंक्शनल ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये अल्फ़ा है और यहाँ अल्फ़ा है ही नहीं, यानी एक यूनिट अल्फ़ा वाला, एक बिना अल्फ़ा वाला।
बिना अल्फा वाले में एरोमेटिक लिया गया है। अगर ये एरोमेटिक नहीं होता तब तो ये क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन होता। तो क्लेसियन के लिए शर्त क्या है? एरोमेटिक और एलिफैटिक। तो पहले जो अल्डोल कंडेंसेशन होता था उसमें एरोमेटिक एल्डिहाइड को कंसीडर नहीं किया गया था, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड बहुत स्टेबल होते थे। तो वहाँ साइंटिस्टों ने ऐसा बिलीव किया कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के पास एक तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, दूसरा एरोमेटिक कैरेक्टर होने की वजह से ये बहुत स्टेबल है, ये रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन क्लेसियन ने आकर क्या किया, एक एरोमेटिक एल्डिहाइड लिया, दूसरा एलिफैटिक लिया। और चूंकि एलिफैटिक के पास अल्फा हाइड्रोजन होते थे और क्रॉस का कॉन्सेप्ट आ चुका था, तो इसीलिए एलिफैटिक का अल्फा कार्बन वो एरोमेटिक के कार्बोनाइल कार्बन पे अटैक करता है, अटैक करके प्रोडक्ट बना देता है। तो बिल्कुल क्रॉस वाला प्रोडक्ट होगा। उसी ट्रिक से बनाते हैं जिस ट्रिक से अभी तक हम लोगों ने देखा था। तो ये मान लीजिए एलिफैटिक है, बेस आएगा यहां से H को ले जाएगा, बोलो, तो बेस आएगा इस H को ले जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ निगेटिव आएगा, ये निगेटिव अटैक करेगा इस कार्बोनाइल सेंटर पर। तो एक H यहाँ से कम कर दो, यहाँ पर जो H निकाले थे वो यहाँ लगा दो। तो एक तरह से अभी तक सिर्फ एडिशन हुआ है, इसी को अल्डोल कह रहे हैं। आप देखिए ये हमारा एल्डिहाइड है, ये अल्फा है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी अल्डोल। आगे चलिए, अगर हम इसको हीट करें, चूंकि कंडेंसेशन वाली पॉसिबिलिटी है बेटा, अगर आप हीट करोगे तो एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, OH यहां से निकलेगा, और ये हमें एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। देखिए यही प्रोडक्ट मिला है मुझे, बेंजीन CH डबल बॉन्ड CH एल्डिहाइड। तो ये हमें एक प्रोडक्ट मिल गया। आप देखें तो यही है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो इसने कुछ भी नया नहीं किया। अगर आप गौर से समझें तो बिल्कुल अल्डोल वाला काम है। दोनों एलिफैटिक होते तब तो अल्डोल कहते। तो अल्डोल में हम लोगों ने 3-4 चीज़ें देख ली, सेल्फ देख लिया, क्रॉस देख लिया, और साथ में इंट्रामोलिकुलर देख लिया, माइनर प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट देख लिया, कौन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, कौन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है, कैसे रेट डिटरमाइन करना है, किस पर डिपेंड करता है, कौन से स्टेप हैं, या कौन सा आप कह सकते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था जो बता रहा था कि रेट या परसेंटेज यील्ड कैसे निकालेंगे। तो क्लेसियन का बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इस वाले रिएक्शन में एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन हाँ क्लेसियन कंडेंसेशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है ईस्टर के केस में। यानी क्लेसियन ने ये तो बताया ही बताया एरोमेटिक, लेकिन इसका मेन एप्लीकेशन था ईस्टर पर। जबकि इससे पहले तक हम लोगों ने जितना भी देखा है उसमें कार्बोनाइल देखा है, और शुरू में मैंने बताया भी था कार्बोनाइल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन के अंदर ही रिएक्शन हम लोगों ने चेक किया। क्लेसियन ने बताया कि ईस्टर में भी चूंकि ये कार्बोनाइल सेंटर मौजूद होता है तो ईस्टर में भी अल्डोल कंडेंसेशन टाइप का रिएक्शन होता है। तो ईस्टर का रिएक्शन करवाया है बेस के प्रेजेंस में क्लेसियन ने। तो आपको यही याद रखना है। क्या याद रखना है बेटा? बेस जो उसने लिया था वो बेस लिया था आपको सोडियम मिथॉक्साइड, यानी आप समझे एल्कोहल। ये भी बेस है, Na अलग हो जाएगा और ये O पर निगेटिव ही अल्फा हाइड्रोजन को अट्रैक्ट करेगा। अब ज़रा सुनो ये बना कैसे होगा। तो आपको पता है अच्छे से कि मिथेनॉल जो होता है वो एसिडिक नेचर का होता है ड्यू टू हैविंग दिस एसिडिक हाइड्रोजन। इसका रिएक्शन करवाया है सोडियम के साथ। सोडियम क्या है बेटा? तो मेटल है। आपको मालूम है मेटल जब भी एसिड से रिएक्ट करता है हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, तो यहाँ से H निकलेगा, Na लग जाएगा बेटा। तो CH3O Na साथ में H, हाइड्रोजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करता नहीं है। रिएक्शन रिपीट करेगा, दोनों हाइड्रोजन एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन गैस बना देंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि ये सोडियम मिथॉक्साइड जो बना ये बिल्कुल बेस की तरह काम कर रहा है। याद रखिएगा बेस की तरह काम कर रहा है। तो होगा क्या वो सुनो।
तो यहाँ पर तो एक ही यूनिट है, तो हम लोग सेल्फ वाला अल्डोल कंडेंसेशन सोच सकते हैं। सेल्फ वाला, ज़रा ध्यान से, ईस्टर में आपको थोड़ा ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है अभी बताता हूँ मैं। ईस्टर में क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। चलिए हमने 2 यूनिट ले लिया। पहला तो ध्यान आपको ये रखना है कि आप अल्फ़ा कह किसको रहे हैं, क्योंकि बेस आकर अल्फ़ा हाइड्रोजन को ले जाएगा। तो क्या इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन कहेंगे? इस कार्बन को तो कह ही सकते हैं भाई, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, हाइड्रोजन, ये तो है। क्या ये भी अल्फ़ा है? तो जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा कार्बन कार्बन से ही जुड़ा हुआ होता है। ये याद रखिएगा, कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फ़ा कार्बन कहलाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ नहीं कहलाएगा। तो ये बात हमेशा मान लीजिएगा कि इससे जुड़ा हुआ कार्बन कभी भी अल्फ़ा कार्बन नहीं कहलाता है। तो पहली बात तो अल्फ़ा कार्बन कौन है भाई, तो डिसाइड हो गया अल्फ़ा कार्बन ये है। अच्छा, अल्फ़ा कार्बन है तो ये अटैक मारेगा बेटा इस पर, इस कार्बोनाइल सेंटर पर। ठीक है, कार्बोनाइल सेंटर पे अटैक मारेगा तो होगा क्या, तो होगा ये कि यहाँ पर 2 हाइड्रोजन बचेंगे। अब ध्यान देने वाली बात जो है वो क्या है, आप सोचोगे कि ये यहाँ से अटैक होगा और यहाँ पर आएगा निगेटिव, वो तो बात सही है, ये कार्बोनाइल टूटा ही रहता है प्लस और माइनस में। यहाँ से जो H गया है वो H यहाँ आकर नहीं लगता है, यानी एक ही कार्बन पर 2 OH और O वाला स्पेसिस नहीं होगा। इसको हम लोगों ने देखा था कि एक ही कार्बन पर 2 एल्कोहल नहीं होते हैं, 2 एल्कोहल नहीं होते हैं। तो ये एक तरह से एल्कोहल जैसा ही स्पेसिस है कि यहाँ से लाकर अगर आप H जोड़ दो, चलो मान लो अगर आपने जोड़ दिया, तो क्या आपको ये OH और OCH3 लग रहा है, यानी दोनों एल्कोहल या एल्कोहल के डेरिवेटिव्स लग रहे हैं? ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल कभी नहीं है। तो इसका मतलब क्या आपको यहाँ पे सोचना है, सोचना आपको ये है कि ठीक है मैकेनिज्म बता देता हूँ मैं ईस्टर का साथ साथ। बेस आया था, यहाँ से H को ले गया था, जिसकी वजह से चलो इसको तोड़ के रखता हूँ, ये माइनस है, जिसकी वजह से H चला गया, H प्लस के फॉर्म में चला गया यहाँ और बन गया पहले स्टेप पर मिथेनॉल। चलो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से H बेस लेके चला गया मिथेनॉल, साथ में हमारे पास Na प्लस बचा हुआ है, मिथेनॉल का फॉर्मेशन हो गया है। इसका क्लेशियन का बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन ईस्टर के साथ है बेटा। तो ईस्टर में बेस आया, बेस ने आकर H ले गया, यहाँ निगेटिव चार्ज जनरेट कर दिया। अब ये निगेटिव जाहिर सी बात है इसी पॉजिटिव पर अट्रैक्ट करेगा, तो अट्रैक्ट करके अब देखो ये तो मिथेनॉल है और यहाँ कोवैलेंट बॉन्ड है, ये आसानी से नहीं टूटेगा। ये मत सोचना कि ये H यहाँ आकर लगा है, उससे पहले ही क्या होगा, ये इस कार्बन पे उतरेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ यही है बेटा कि ये आकर यहाँ लगेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, तो ये हो गया। और ये जो निगेटिव होगा वो सोडियम के साथ दोबारा मिल गया, यानी वापस से ये बेस एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। तो प्रोडक्ट क्या बना पहले मैं वो लिख देता हूँ। प्रोडक्ट ये बना, ये तो बेस हो गया ख़त्म, ये तो O नेगेटिव मिला और ये सोडियम के साथ वापस बेस बना दिया। हमारे पास जो प्रोडक्ट बना है वो बना है CH3, दिस इज डबल बॉन्ड, वापस CH2, क्या ये हमारे पास ईस्टर है और ये हमारे पास कीटोन है, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। तो फाइनली वी विल गेट बीटा कीटो ईस्टर, और ये एक तरह का कंडेंसेशन है। इतनी ही बातें आपको जाननी है। कंडेंसेशन कैसे मैं बताता हूँ। अब सोचो शॉर्टकट में हम कैसे करेंगे। शॉर्टकट में हम ये काम करेंगे कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो जैसा था, ये स्ट्रक्चर हमारे पास था, तो सीधे हमें क्या करना है, ईस्टर का केस है, यही अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन को अटैक करा दो बेटा इस पर। अब ये वाला बॉन्ड मत ब्रेक करो, हालांकि होता यही बॉन्ड है ब्रेक, लेकिन मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड तोड़ना आसान है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को तोड़ने के मुताबिक, क्योंकि तुमको कंडेंसेशन करना है ना, तो कंडेंसेशन में क्या होता है, पहले ये तोड़ते हो फिर वाटर निकालते हो।
यहाँ एक ही स्टेप में कंडेंसेशन हो जाता है, यहाँ अल्डोल वाली बात नहीं होती है, डायरेक्ट अल्डोल कंडेंसेशन टाइप का होता है। यानी ईस्टर में जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो कंडेंसेशन था। ईस्टर में कंडेंसेशन होना ही होना है। क्यों कंडेंसेशन होता है? ये बॉन्ड टूट जाता है बेटा, और यहाँ से जो H निकला था वो यहाँ लग जाता है, तो सेकेंड प्रोडक्ट आपका ये बनता है। बाकी ये तो कैटलिस्ट है ही। पूरे रिएक्शन में आप देखिए, अल्डोल कंडेंसेशन हो या कोई भी हो, ये बेस हमेशा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ से H निकल गया बेटा, तो ये देखो एक छोटा सा टुकड़ा मिथेनॉल एलिमिनेट हो गया। वहाँ पर एलिमिनेट होता था वाटर, कि वहाँ पर वाटर निकल रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है हीट करने पर। पहले अल्डोल बनता था, फिर अल्फ़ा और बीटा से वाटर निकलते थे। यहाँ अल्फ़ा और बीटा से एलिमिनेट कराने के लिए आपको वाटर नहीं निकालना, बल्कि बीटा पोजीशन से एल्कोहल निकल गया। तो अगर एक स्मॉल पार्ट निकल जाता है, यही तो कंडेंसेशन कहलाता है। तो बहुत आसान सा रिएक्शन है ईस्टर का, एकदम सेम काम करना है, बस इस पूरे पार्ट को निकाल देना है। यानी डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड में आप सिंगल बॉन्ड वाले को ब्रेक कर दीजिएगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा PCl5 में बताया था मैंने कि ऑक्सीजन को ट्रैप करना होता है तो डबल बॉन्डेड के बनिस्बत सिंगल बॉन्डेड वाला ट्रैप कर लिया जाता है। तो आप ऐसे ही सोचो, एक ये वाला अटैक करेगा किसी दूसरे यूनिट में और ये वाला पार्ट निकल जाएगा। तो पहले ही स्टेप पर निकल गया, इसीलिए फर्स्ट स्टेप पर ही एलिमिनेशन हो जाता है, यानी कंडेंसेशन। तो ईस्टर में एक ही अल्फ़ा हाइड्रोजन की ज़रूरत है कंडेंसेशन करने के लिए। ईस्टर के अलावा जो कार्बोनाइल है वहाँ 2 हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी। पहले हाइड्रोजन की मदद से सिर्फ अल्डोल होगा, दूसरा हाइड्रोजन रहेगा, हीट करना पड़ेगा, तब जाकर हाइड्रोजन निकलता है। दूसरी बात, हर जगह जहाँ जहाँ अल्डोल होता है वहाँ वहाँ आप देखें तो आपको मिलता है बीटा हाइड्रोक्सी, और यहाँ मिलता है बीटा कीटो, यानी बीटा के साथ कीटोन ग्रुप मिलता है ईस्टर के केस में। वहाँ आपको मिलता है एट लास्ट सेकेंड स्टेप पे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। यहाँ अनसैचुरेटेड नहीं मिलता, यहाँ सब सिंगल बॉन्डेड है, सब सिंगल बॉन्डेड है बेटा। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड कहीं नहीं मिल रहा है। तो कुछ पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। तो आप देखिए, कंडेंसेशन में हम लोगों ने आज कवर किया अल्डोल कंडेंसेशन। अल्डोल कंडेंसेशन का मैकेनिज्म देखा, साथ में हम लोगों ने सिंपल या सेल्फ देखा, क्रॉस देखा, उसमें माइनर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और साथ में हम लोगों ने क्लेशियन में ख़ास तौर से ईस्टर का इंपॉर्टेंट है। वैसे टाइम आज हो गया, वरना हम लोग कंसीडर करते पर्किन कंडेंसेशन भी। पर्किन कंडेंसेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंसीडर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।